हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 5th स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 4 तक कर लिया होगा। अगर आपने लेक्चर 4 तक नहीं किया तो मेरी आपको एडवाइस है कि पहले आप लेक्चर 4 तक करें, देन आप लेक्चर 5 करें। इससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको बहुत क्लैरिटी में चैप्टर समझ में आएगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, मैंने चैप्टर 4 के लास्ट में आपको पढ़ाया था रेट लॉ। मैं एक और बार आपको रेट लॉ पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल आप ध्यान से देखना। जिसने पढ़ लिया है वो भी देखेगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो भी देखेगा, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बने आपकी इस लेक्चर में। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा कि रेट लॉ क्या होता है। तो रेट लॉ होता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ इक्वेशन या रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional to the product of concentration of each reactant and each term is raised to some power which are determined experimentally. बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से इधर। अब मैंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड ईच टर्म इज रेज्ड टू सम पावर विच आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। मतलब रेट लॉ की पावर्स कैसे डिटरमाइन होती है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती हैं। और लॉज ऑफ मास एक्शन की कैसे पावर्स होती थी? वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बराबर होती थी। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, लिख लेना, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड ईच टर्म इज रेज्ड टू पावर सम पावर विच आर डिटरमाइंड। किस तरीके से होगी? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगी। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखना, बिल्कुल ध्यान से। इसका एग्जांपल नोट नहीं करेगा कोई, पहले ध्यान से इधर देखो। अगर इस जगह मैं आपको एग्जांपल लूं तो एक एग्जांपल आता है हमारा ए प्लस बी गिव सी और डी। अगर मैं इस जगह लिखूं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास एक्शन, बिल्कुल ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास एक्शन। तो लॉज ऑफ मास एक्शन क्या बोलता था? लॉज ऑफ मास एक्शन बोलता था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड ईच टर्म इज रेज्ड टू पावर विच इज इक्वल टू न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जो कि किसके इक्वल होता था? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के। इस ए का कोफिशिएंट कितना है? स्मॉल ए। और इस बी का कोफिशिएंट कितना है? स्मॉल बी। वो इसके बराबर हो जाएगा। तो जब भी कोई साइन हटाते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस जगह के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और बी की पावर बी। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब भाई हम किसकी बात कर रहे हैं? हम तो रेट लॉ की बात कर रहे हैं। तो इस जगह अगर मैं लिखूं कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग कैसे होता है कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन, तो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड ईच टर्म इज रेज्ड टू सम पावर विच आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। जो इसकी पावर्स है वो कैसे डिटरमाइन होंगी? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होंगी। तो इसकी पावर P मान ले रहा हूं और इसकी पावर Q मान ले रहा हूं। ये पावर्स कैसे डिटरमाइन हुई है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुई है। आपका मन करे इस जगह x y मानो, आपका मन करे इस जगह m n मानो, आपका मन करे इस जगह
अल्फा बीटा मानो एनीथिंग, कुछ भी आप इसकी पावर्स को मान सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब इस जगह आप बिल्कुल ध्यान से देखो कि जब भी कोई साइन हटाते हैं तो इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस जगह कांस्टेंट क्या आ गया? के। तो के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी और बी की पावर क्यू। अब इस जगह मैं लिख देता हूं कि वेयर पी एंड क्यू आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। कैसे डिटरमाइन हुई है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुई है। अब इस जगह आप एक और एग्जांपल दो। देखो, लिखने का मैं आपको टाइम दूंगा, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो। अगर एक और एग्जांपल मैं मान लूं कि 2a प्लस बी और गिव्स प्रोडक्ट, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना। तो इस जगह ध्यान से देखो कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, the rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of each reactant, and each term is raised to power which are determined experimentally। तो इसकी पावर 1 मान ले रहा हूं, इसकी पावर 3/2 मान ले रहा हूं। आपका मन करे इसकी पावर 2 मानो, इसकी पावर 5/2 मानो, एनीथिंग, कुछ भी मान सकते हो आप। ये 1 और 3/2 अभी तो मैंने जनरल ले लिया है, पी और क्यू अभी तो मैंने समझाने के लिए ले लिया है। ये पी और क्यू कैसे डिटरमाइन होते हैं? एक्सपेरिमेंटली। ये 1 और 3/2 कैसे डिटरमाइन होंगे? एक्सपेरिमेंटली। मैं आपको न्यूमेरिकली सॉल्व कर कर दिखाऊंगा। इस पर लगभग लगभग 10 से 12 न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सारे मैं आपको कर कर दिखाऊंगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखो कि जब भी कोई साइन हटाते हैं तो इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस जगह कांस्टेंट के लगा लिया और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 और बी की पावर 3/2। वेयर, अगर मैं इस जगह बात करूं कि वेयर 1 एंड 3/2 आर डिटरमाइंड, कैसे डिटरमाइन हुए? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुए हैं। आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। नोट करो जल्दी से, इसको जल्दी करना थोड़ा सा नोट। इतना मैंने आपको कब पढ़ा दिया था? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इतना पढ़ा दिया था, एक और बार मैंने पढ़ाया है। अब आप लिखो, इतना लिख लिया होगा आपने। अब आप लिखो स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार है, लिखो स्टार। इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन P and Q are determined experimentally। लिखो इसको, in rate law expression P and Q are determined experimentally। It may be equal to, it may be equal to, it may be equal to A and B। ऐसे बनाना है, स्मॉल a और स्मॉल b, A and B। It may be equal to A and B और may not। ये A और B के बराबर हो भी सकती हैं। कभी कभार क्या होता है कि ये जो रेट लॉ है ये लॉज ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर जाता है कि इस जगह P की जो वैल्यू होगी वो A के बराबर होगी और Q की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? B के बराबर होगी। ये कब होता है? अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि कब होता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखो, इस जगह नेक्स्ट आता है हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप 2027 लिख लो, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। और ये कब आया था? ये 2025 में आया था, 2025 में ये आया। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखना कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है द नंबर ऑफ reactant particles taking part in an elementary reaction is called molecularity of reaction। मतलब कितने रिएक्टेंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें? एलिमेंट्री रिएक्शन में। अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है सर? ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था
कि बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जो एक स्टेप में हो जाए, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जो एक से ज्यादा स्टेप में हो। इस जगह ध्यान से देखना, मैं और लगाकर इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। अब अगर इस जगह मैं लिखूं इसकी दूसरी डेफिनेशन, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ reactant particles that collides simultaneously in a reaction is called molecularity of reaction। मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स क्या हो, कोलाइड्स हो, टकराएं। और कैसे टकराएं, एक साथ टकराएं, साथ साथ टकराएं, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखना, इसका एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान से, जैसे कि इस जगह में अगर इसका एग्जाम्पल लूं तो PCl5 को हीट करूंगा तो क्या बन जाएगा, PCl3 प्लस Cl2 बन जाएगा। इसमें कितने रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट है, तो मैंने वही लिखा है द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, या फिर द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स दैट कोलाइड साइमल्टेनियस। एक ही रिएक्टेंट है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1। तो इसलिए मैं इसको क्या बोल दूंगा, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्या बोल दूंगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल में अगर आपको बताऊं कि H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, इसमें कितने रिएक्टेंट हैं, 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, बायमोलिक्यूलर रिएक्शन, क्या बोल दूंगा, बायमोलिक्यूलर रिएक्शन। एक और देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, अगर इस जगह मैं लिखूं कि 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, इसमें कितने रिएक्टेंट्स हैं, सर इसमें 2 रिएक्टेंट्स हैं, गलत, ध्यान से इधर देखना कि इस जगह SO2 और SO2 प्लस O2 कितने हो लिए, 3, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 3। तो ये क्या बोलेगा, ट्राइमोलिक्यूलर रिएक्शन होगा। क्या बोलेगा, ट्राइमोलिक्यूलर रिएक्शन होगा। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट करो जल्दी से, थोड़ा फास्ट नोट करना। हो गया होगा नोट, ठीक है ना। अब ध्यान से बिल्कुल इधर देखो, लिखो इसमें स्टार, लिखो स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार है, लिखो रिएक्शन हैविंग मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 और 4 स्टेप, रिएक्शन हैविंग मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 और 4, ऐसे लिखना, रिएक्शन हैविंग मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 और 4 आर वेरी रेयर, reaction having molecularity more than 3 or 4 are very rare because chances of colliding, because chances of colliding more than 3 or 4 molecules, because chances of colliding more than 3 or 4 molecules at a time are very rare, chances of colliding more than 3 or 4 molecules at a time are very rare। उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, इस जगह आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, हेडिंग लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर एक एमसीक्यू बना था, वो एमसीक्यू मैं आपको आगे चलकर करवाऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स का न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। लिखो
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी में, अब मॉलिक्यूलरिटी कैसा है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इस जगह कहीं भी एक्सपेरिमेंट नहीं है, बस रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो इसमें लिखो पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखो, इट इज अ theoretical concept, it is a theoretical concept, so it can be determined from, balanced chemical equation, so it can be determined from balanced chemical equation। दूसरा लिखो, it can be zero, molecularity zero भी हो सकती है, it cannot be zero, it cannot be zero, it cannot be zero, कॉमा नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल, ना तो ये जीरो हो सकती, ना नेगेटिव हो सकती, और ना ही फ्रैक्शनल हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज ऑलवेज होल नंबर, ये हमेशा कैसी होगी, होल नंबर होगी। नेक्स्ट लिखो, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी हैज नो सेंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई भी मतलब नहीं होता। फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन molecularity has no sense, molecularity has no sense। नेक्स्ट देखिए इस जगह, नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप 2027 लिख लो, आ सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2027 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखो क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इधर ध्यान से देखना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखो। द सम ऑफ पावर्स ऑफ concentration of reactant in the rate law expression, in the rate law expression is called order of reaction। मतलब सम कर देना है किसका, पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसमें से, रेट लॉ एक्सप्रेशन में से। अब रेट लॉ मैंने आपको क्या बताया है, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि इस जगह अगर मैं एग्जांपल दूं कि ए प्लस बी गिव सी और डी, रेट लॉ मैंने आपको आज ही बताया है कि रेट लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of concentration of each reactant and each term is raised to some power which are determined experimentally। रेट लॉ की पावर्स कैसे डिटरमाइन होती हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती हैं। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा कि इस जगह अगर मैं रेट लॉ से इसकी रेट लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा कि रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी और बी की पावर क्यू। ये P और Q कैसे डिटरमाइन हुए हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुए हैं। आप चाहो इस जगह X Y मानो, अल्फा बीटा मानो, M N मानो, कुछ भी मानो आप, ये मैंने जनरल माना है इस जगह। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इस जगह P और Q कैसे डिटरमाइन हुए हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुए हैं। अगर मैं इसकी पावर्स को ऐड कर दूं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। तो बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए कि इस जगह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरीके से आएगा, P प्लस क्यू, किस तरीके से आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, P प्लस क्यू तरीके से आ जाएगा। इधर देखिए दूसरा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, नोट मत करना, नोट करने का मैं आपको टाइम दूंगा, बिल्कुल ध्यान से पहले इधर देखो। अगर इस जगह मैं लिखूं कि 2A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, तो इस जगह अगर मैं रेट लॉ से रेट लिखूं तो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 3/2 और बी की पावर 1। ये जो 3/2 और 1 है कैसे डिटरमाइन हुई है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुई है। मैंने अपनी मर्जी से ये कोई सी भी वैल्यू लिख दी है, लेकिन न्यूमेरिकल में हम इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई मानकर या पी और क्यू मानकर या फिर अल्फा बीटा मानकर, कुछ भी लेट करेंगे हम इसकी पावर्स को और बाद में
पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे न्यूमेरिकल में सॉल्व कर कर। अब इस जगह मेरा फोकस किस पर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरीके से निकालूंगा कि 3/2 और 1 को ऐड कर दूंगा तो कितना हो लेगा, ये 7/2 हो लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। हो गया होगा नोट, ठीक है ना? इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हेडिंग लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए हेडिंग, उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ली होंगी। लिखो इसमें पहला पॉइंट। अब देखो इस जगह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे आता है, पावर्स को प्लस कर देते हैं। किसकी पावर्स को, रेट लॉ में कंसंट्रेशन की पावर्स को। लेकिन उसकी पावर्स कैसे डिटरमाइन होती हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती हैं। तो इस जगह ये कैसा कंसेप्ट हो जाएगा, ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट हो लेगा। तो इसमें लिखो पहला पॉइंट, इट इज अ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, या इट इज एन लिखना, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। So it cannot determined by, so it cannot determined by observing the balanced chemical equation. So it cannot determined by observing the balanced chemical equation. तो ये balanced chemical equation से determine नहीं हो सकती, ये उसकी पावर्स को ऐड कर कर डिटरमाइन होगी। और उसकी पावर्स कैसे आएंगी, एक्सपेरिमेंटली आएंगी। मैं इस जगह कैसे सॉल्व करूंगा, न्यूमेरिकली सॉल्व करूंगा, ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी जीरो, ये हो सकती है जीरो, वो जीरो नहीं हो सकती थी। इट कैन बी जीरो कॉमा नेगेटिव, इट कैन बी जीरो कॉमा नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव और फ्रैक्शनल। ये जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय, क्या बोला है मैंने, नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय। अब इस पॉइंट के सब पॉइंट लगा लो इस जगह, या फिर ए बना लेना, रोमन नंबर की, रोमन नंबर नहीं लिखना चाहो तो इस पॉइंट का ए पॉइंट बना लो। इस पॉइंट के सब पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कब डिटरमाइन कर सकते हैं। तो लिखो व्हेन रेट लॉ इज गिवन, जब हमें रेट लॉ दिया हुआ हो, व्हेन रेट लॉ इज गिवन, पहला पॉइंट लिखो व्हेन रेट लॉ इज गिवन। दूसरा लिखो बी, बी लिखो बाय एक्सपेरिमेंटली, या तो एक्सपेरिमेंट करें बाय एक्सपेरिमेंटली। तीसरा लिखो व्हेन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज गिवन, क्या है, व्हेन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज गिवन, या फिर रिएक्शन की हमको क्या दी हुई हो, मैकेनिज्म दी हो। क्या है पहला पॉइंट, व्हेन रेट लॉ इज गिवन। दूसरा क्या है, बाय एक्सपेरिमेंटली। तीसरा क्या है, व्हेन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज गिवन। समझ जाना, मैंने बोल दिया है आपको ये सारी चीजें, लिखने में टाइम लगेगा। और मैं 1% भी ये काम नहीं करता हूं कि इस जगह मैं लिख दूं सारी चीजें, नहीं। जैसा ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है कि बेटा हेडिंग डालो और फिर हम डिक्टेट करते हैं, एज इट इज वैसा ही कंसेप्ट मैं इधर अप्लाई कर रहा हूं। ये नहीं कर रहा हूं कि इस जगह मैंने कंप्यूटर से ये सारी चीजें लिख दी और आपको पढ़ पढ़ कर सुना दी। ऐसे तो किताब की रीडिंग करवा रहा हूं मैं, इससे क्या फायदा, किताब की रीडिंग थोड़ी करवानी है आपको। इस जगह मेरा मोटो है पढ़ाना और बहुत अच्छा समझाना। और उम्मीद करता हूं अगर आप मेरी बात को मान रहे हो, मैं जब पढ़ाता हूं शांति से पढ़ते हो, लिखते नहीं हो। अरे स्कूल थोड़ी पढ़ रहे होगे आप, लिखते रहोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और लेक्चर को अगर रिवाइज करते हो घर जाकर तो ये समझ लो कि कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है ना? देखो स्टार वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लिखो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू elementary as well as complex reaction. Order of reaction is applicable to elementary as well as complex reaction, whereas molecularity is applicable only for, molecularity is applicable only for
molecularity is applicable only for elementary reaction. Molecularity is applicable only for elementary reaction. Full stop. इसी में आगे पॉइंट लिखना. For a complex reaction, molecularity has no sense. For a complex reaction, molecularity has no sense. एक और स्टार लिखो. स्टार एक और. The different step of complex reaction do not take place at the same rate. The different steps of complex reaction do not take place at the same rate. Do not take place at the same rate. एक और लिखो स्टार. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इस स्टार पर आप 2027 लिख लेना. वेरी इंपॉर्टेंट है स्टार. वेरी इंपॉर्टेंट. इस पर 2027 लिखो जो लिखवाने जा रहा हूं. लिखो द स्लोएस्ट step of complex reaction, the slowest step of complex reaction helps in calculating the slowest step of complex reaction helps in calculating order of reaction. The slowest step of complex reaction helps in calculating order of reaction, and this step is called rate determining step. And this step is called rate determining step. मैंने क्या बोला? द स्लोएस्ट स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो हेल्प किस में करता है? कैलकुलेटिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए. तो अंडरलाइन करो इस जगह, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. और इस स्टेप को क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. अंडरलाइन करो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और ब्रैकेट में लिखना RDS. वेरी इंपॉर्टेंट है. 2027 लिखवा दिया है. आएगा मतलब आएगा. वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना. मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब इस जगह आप ध्यान से देखिए बिल्कुल कि इस जगह मैं आपको एक नोट और लिखवा रहा हूं. बिल्कुल ध्यान से देखिए. बिल्कुल ध्यान से देखना. इस जगह एक नोट बिल्कुल ध्यान से. वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नोट. 2027 में इसका यूज होगा क्वेश्चंस में, पेपर में. इधर देखो. फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ होता है, क्या जो रेट लॉ होता है वो किसके बराबर हो लेता है? लॉज ऑफ मास एक्शन के बराबर हो जाता है. किसके बराबर हो जाता है? लॉज ऑफ मास एक्शन के बराबर हो जाता है रेट लॉ. एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ किसको फॉलो कर जाता है? लॉज ऑफ मास एक्शन को. वैसे तो रेट लॉ की पावर्स कैसे डिटरमाइन होती हैं? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती हैं. लेकिन अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रेट लॉ की पावर्स कैसे होंगी? उसके कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएंगी, जो हमारा लॉज ऑफ मास एक्शन होता है. वही है जो मैंने आपको रेट लॉ के बाद स्टार लिखवाया है कि इन रेट लॉ एक्सप्रेशन P एंड Q आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, लेकिन ये इट मे बी इक्वल टू A और B और मे नॉट. वही स्टार इधर एप्लीकेबल अब मैं करवा रहा हूं. बिल्कुल आप ध्यान से देखना ये कि A और B के कब ये इक्वल में जाएंगी, वही चीज है. अब बिल्कुल आप ध्यान से देखना कि अगर मैं इस पर एग्जांपल लूं तो इस जगह एग्जांपल लेता हूं कि 2A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट. बिल्कुल ध्यान से देखना. अब अगर इस जगह में इसके लिए रेट लॉ लिखूं तो रेट लॉ किसको फॉलो कर जाएगा? लॉज ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर जाएगा. अब लॉज ऑफ मास एक्शन में इसकी पावर्स कैसे होती थी? न्यूमेरिकली. कोफिशिएंट, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता था उसके बराबर होती थी. इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है? 2. इसका कोफिशिएंट कितना है? 1. तो इस जगह K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, इसका कोफिशिएंट 2 तो वो इसकी पावर, इसका कोफिशिएंट 1 तो वो इसकी पावर. वेरी इंपॉर्टेंट नोट है. अभी जो न्यूमेरिकल करवाऊंगा लगभग 3 न्यूमेरिकल्स में इस नोट का यूज हो रहा होगा. इसको एकदम अच्छे से समझ लो. उम्मीद करता हूं कि आ गया होगा आपको. वीडियो को पॉज करो और बेटा इसको नोट करो. थोड़ा जल्दी नोट करना, थोड़ा सा जल्दी. कर लिया होगा, ठीक है ना. इधर देखिए अब आप ध्यान से. अब इस जगह आप बिल्कुल ध्यान से देखिए. क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या है क्वेश्चन?
फाइंड द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ निकालना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट लॉ की पावर्स का एडिशन, सम करना, उसको क्या बोलते हैं? रेट लॉ। और रेट लॉ की पावर्स कैसे डिटरमाइन होती है? एक्सपेरिमेंटली। मतलब मेरे को इन शॉर्ट है कि रेट लॉ पहले चाहिए, उसने बोल भी रहा है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाद में। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इफ इट्स मैकेनिज्म इज गिवन। अगर इसकी मैकेनिज्म दी हुई है, अब मैकेनिज्म में क्या दी हुई है? एक स्टेप फर्स्ट दिया हुआ है, N2O5 gives 2NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये कैसा है? स्लोएस्ट स्टेप है। कैसा है? स्लोएस्ट स्टेप है। स्टेप 2 क्या है? N2O5 नेसेंट ऑक्सीजन gives 2NO2 और इस जगह प्लस O2। ये कैसा है? फास्टेस्ट स्टेप। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले स्टार लिखवाया है। द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस जगह बिल्कुल ध्यान से देखना कि इस जगह अगर मैं लिखूं कि स्टेप फर्स्ट इज अ, या इज द लिखता हूं, इज द स्लोएस्ट स्टेप, देन इट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको क्या बोलते हैं? आरडीएस बोलते हैं स्लोएस्ट स्टेप को। अब स्टेप फर्स्ट को उठा रहा हूं मैं। स्टेप फर्स्ट क्या है? N2O5 gives 2NO2 और नेसेंट ऑक्सीजन होती है। ये कैसा स्टेप है? स्लोएस्ट स्टेप। अब स्लोएस्ट स्टेप है। अब ध्यान से देखो, ये एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, तो कौन सी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। लेकिन इसका हर एक स्टेप कैसा है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो इसका स्टेप फर्स्ट भी कैसा होगा? एलिमेंट्री होगा। होगा कि नहीं होगा? और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ में क्या हो लेता है? वो लॉज ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर जाता है। तो इस जगह अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा, तो रेट लॉ कैसे लिखूंगा? कि रेट लॉ इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई रिएक्टेंट का करते हैं, और इसका कोफिशिएंट कितना दिख रहा है? 1। तो इसकी पावर कितनी हो लेगी? 1 हो लेगी। अब इसकी पावर 1, तो इसका क्या हो लेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो लेगा? 1 हो लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ऐसे टाइप के और भी क्वेश्चंस है, धीरे धीरे कर आप समझ जाओगे। नोट करो उसको जल्दी। उम्मीद करता हूं कि आया होगा समझ में। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई 2019 में आया है ये क्वेश्चन। 2019 वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन हमको क्या दी है? रिएक्शन हमको दे दी गई है, दिख रहा होगा आपको, कि 2H2O2 gives I नेगेटिव एल्कलाइन मीडियम 2H2O plus O2। द प्रपोज्ड मैकेनिज्म इज गिवन एज, ये इसकी मैकेनिज्म दे दी। इसमें पहला पार्ट क्या बोल रहा है वो हमसे? पहला पार्ट बोल रहा है कि इसका रेट लॉ फाइंड कर दो, इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ फाइंड कर दो, और आउट ऑफ स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। भाई ये कॉम्प्लेक्स ही तो है, एक स्टेप, दो स्टेप, एक से ज्यादा स्टेप में कॉम्प्लेक्स, और सिंगल स्टेप में एलिमेंट्री। तो इस जगह ये कॉम्प्लेक्स है, इस जगह ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। तो स्लो स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तीसरा पार्ट तो मेरा अभी के अभी हो गया। अब ध्यान से देखो पहला पार्ट। अगर पहले पार्ट में मैं इसके लिए रेट लिखूं, तो स्लोएस्ट स्टेप क्या है हमारा? आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये हो गया, तो इसी से तो मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करूंगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहले मेरे को रेट लॉ पता होनी चाहिए। तो इसका मैं रेट लॉ कैसे लिखूंगा? इसका रेट लॉ लिख सकता हूं कि रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 की पावर क्या लगा दूं? 1। और इस जगह आई नेगेटिव की पावर क्या लगा दूं? 1। 1 क्यों लगाया सर? क्योंकि बेटा इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट कितना है? 1 है, इसलिए इनका 1 1 लगाया है। क्लियर है कि नहीं है? अब जब आ गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करूंगा? 1 + 1 कितना हो लेगा? 2 इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो लेगा। अब इस जगह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा कौन सा है? स्टेप फर्स्ट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस है स्टेप फर्स्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा 2019 में आया था। नोट करो उसको जल्दी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा।
इधर देखिए नेक्स्ट हमारा है फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन बाई, रेट लॉ से रेट कितनी दे दी है, इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1/2 और बी की पावर 2। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है भाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, इन दोनों की पावर्स को प्लस कर दूं, 1/2 और 2 ऐड कर दूंगा तो कितना हो लेगा, 5/2 हो लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है 2027 में ही आ जाए। फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी हैव सेम वैल्यू, कौन से टाइप्स की रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मोलिकुलरिटी की वैल्यू सेम होती है, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। कौन सी होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मोलिकुलरिटी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि इस जगह ध्यान से देखो कि इस जगह मैं बोलूं कि भाई इसका हर एक स्टेप एलिमेंट्री है, पहले ध्यान से बिल्कुल इधर देखना, हर एक स्टेप क्या है, एलिमेंट्री। जब हर एक स्टेप एलिमेंट्री है तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 2। और इसकी अगर मोलिकुलरिटी बोलूं तो इसमें रिएक्टेंट कितने हैं, एक रिएक्टेंट ही है और एक रिएक्टेंट ही है, कितने हो लिए, 2 रिएक्टेंट हो लिए। तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो लेगी, 2। तो इसकी मोलिकुलरिटी भी 2 और ऑर्डर भी 2। इधर देखो यार एग्जांपल, इधर देखो, इधर देखना बिल्कुल ध्यान से। जैसे इस जगह मैं मान ले रहा हूं कि 2A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसके लिए अगर मैं रेट लॉ लिखूं तो ये किसको फॉलो कर जाएगा, लॉज ऑफ मास एक्शन को। तो के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 और बी की पावर 1। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अगर मैं इस जगह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखूं तो इस जगह 2 + 1 3, और अगर मैं इस जगह इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन लिखूं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, कितने रिएक्टेंट दिख रहे हैं, 3 रिएक्टेंट है, ध्यान से इधर देख लो। 2A प्लस बी गिव्स कुछ भी दे रहा है प्रोडक्ट, तो A प्लस बी कितने रिएक्टेंट है, 3। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो लेगी, 3 हो लेगी। तो इस जगह देखो कि उसने यही बोला है फॉर विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए सेम वैल्यू होगी, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। पॉज करो वीडियो को और नोट करो, हो गया होगा। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन कैसी है, 2A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख देना कि इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। रेट लॉ लिखना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। भाई जब एलिमेंट्री है तो लॉज ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर जाएगी। तो इसका रेट लॉ कैसे लिखूंगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 और बी की पावर 1। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ लेगा, वही है जो अभी अभी करवाया है, 2 + 1 3। मैं फ्री में इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी निकाल कर दे रहा हूं, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ लेगी, 3 इसकी मॉलिक्यूलरिटी आ लेगी। क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट है, पूछा गया है, कब आया था, 2024 में आया था ये, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डिफरेंस बताओ। तो टेबल बना लो, एक जगह लिखना एलिमेंट्री रिएक्शन, एक जगह लिखना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, लिखवा देता हूं उसको। एलिमेंट्री क्या होती है, जो एक स्टेप में होती है, कॉम्प्लेक्स क्या होती है, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है। मैंने लेक्चर 4th में इसको करवाया था, इधर मैं फिर करवा दे रहा हूं। तो लिखो द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ओनली इन वन स्टेप, द रिएक्शन एलिमेंट्री में लिखना है, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ओनली इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, are called elementary reaction. Complex में लिखो the reaction which takes place in more than one step,
द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. लिख लो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक स्टार लिख लो. ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, each step of complex reaction is called elementary step of reaction. Each step of complex reaction is called elementary step of reaction. हर एक स्टेप को क्या बोलते हैं? हर एक स्टेप अकेला है, सिंगल में है, तो उसको एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं. उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा. मैंने बहुत ज्यादा अपना 100% दिया है, बहुत अच्छे से सिखाया है आपको. अगर आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको ये न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर 5 समझ में आया होगा. समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता. दैट्स इट.